वेलकम बच्चों, होप यू ऑल आर फाइन। और आपके जो स्टडीज़ हैं वो टाइम पर चल रही हैं और इन वीडियो से, इन लेक्चर से आपको थोड़ा सा हेल्प मिल रही है। ठीक है, चलिए अगर मैं सीरीज़ की बात करूं जो हमने स्टार्ट कर रखी है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म हम पढ़ रहे थे और कॉन्सेंट्रेशन टर्म में मोलैरिटी पढ़ लिया है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म में मोलैलिटी पढ़ लिया है, इसमें पार्ट्स W/W पढ़ लिया है, W/V पढ़ लिया है और ग्राम पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन हमने अभी तक कवर कर लिया है। चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं आगे। मैंने पहले ही कहा था कि नॉर्मैलिटी इसके बाद पढ़ाने वाला हूं और नॉर्मैलिटी थोड़ा सा लेंथी टॉपिक रहेगा, क्योंकि नॉर्मैलिटी समझने के लिए जब हम मोलैरिटी समझते हैं तो मोलैरिटी में तो क्या होता है, आपको नंबर्स ऑफ मोल्स वगैरह के बारे में आप जानते हैं, बट नॉर्मैलिटी में क्योंकि यहां पर जो टर्म हम यूज करने वाले हैं उसके बारे में आप नहीं जानते हैं, इसीलिए हमें नॉर्मैलिटी में थोड़ा सा लेंथ करना पड़ेगा, थोड़ा सा लेंथी करना पड़ेगा टॉपिक को। चलिए स्टार्ट करते हैं नॉर्मैलिटी, और मैं समझाता हूं कि नॉर्मैलिटी क्या होती है और नॉर्मैलिटी समझने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता आपको पड़ने वाली है, किन किन चीजों को समझना पड़ सकता है आपको। देखिए, नॉर्मैलिटी समझने से पहले आपको ग्राम इक्विवेलेंट के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप ग्राम इक्विवेलेंट के बारे में जानते हैं तो आप नॉर्मैलिटी समझ सकते हैं। ठीक है, आगे इसी तरीके से अगर आप ग्राम इक्विवेलेंट समझना चाहते हैं तो इसको समझने से पहले, ग्राम इक्विवेलेंट को समझने से पहले आपको इक्विवेलेंट मास समझना पड़ेगा। मतलब बहुत सिंपल चीज है, नॉर्मैलिटी समझने के लिए ग्राम इक्विवेलेंट समझना पड़ता है और ग्राम इक्विवेलेंट समझने के लिए इक्विवेलेंट मास समझना पड़ता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहां से स्टार्ट ना करते हुए यहां से स्टार्ट करेंगे, इक्विवेलेंट मास समझेंगे। तो अगला टॉपिक क्या हो जाएगा, पहले नॉर्मैलिटी नॉर्मैलिटी तो बहुत बाद में समझेंगे, उससे पहले इक्विवेलेंट मास समझेंगे। तो आप नोट करेंगे इक्विवेलेंट मास। ठीक है, चलिए इक्विवेलेंट मास की बात करते हैं। सबसे पहले हम इक्विवेलेंट मास यहां पर लिखने वाले हैं। ठीक है, चलिएगा, तो इक्विवेलेंट मास लिख देता हूं मैं। टॉपिक आ जाएगा आपका क्या, इक्विवेलेंट मास आ जाएगा। ठीक है, अब अगर आपको इक्विवेलेंट मास समझना है तो समझाते हैं कि इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंस क्या होता है। थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पर सबसे पहले इक्विवेलेंस समझ लेते हैं कि इक्विवेलेंस का मतलब क्या होता है। देखिए, इक्विवेलेंस बहुत तरीके के होते हैं। डेली लाइफ में आप बहुत सारे इक्विवेलेंस यूज भी करते हैं, उसमें से कुछ एग्जाम्पल जैसे बात कर लेते हैं। आप कैसा इक्विवेलेंस यूज करते हैं, बाय मास इक्विवेलेंस। हाँ, मार्केट में जाते हैं, सब्जी खरीदते हैं तो वहां पर या सब्जी खरीदते हैं या कोई भी चीज खरीदते हैं, चीनी खरीदते हैं, आटा खरीदते हैं, क्या होता है वो मास से तो इक्वलाइज करके देता है ना आपको। जैसे अगर मैं कहता हूं, मान लीजिए आप सब्जी वाले के पास गए, आपने 1 kg आलू लेने हैं, तो कैसे वेट करके देता है वो, एक तरफ 1 kg का वेट रखता है और दूसरी तरफ 1 kg आलू अगर आपको लेना है तो 1 kg आलू आपको दे देगा वो। अब किया क्या है उसने इक्वलाइज किया है चीजों को, बट जो चीजों को इक्वलाइज करने का तरीका उसका है वो है बाय मास इक्विवेलेंस, क्योंकि उसने एक तरफ 1 kg का वेट रखा और दूसरी तरफ 1 kg आलू रखे। इसका मतलब जितना वजन इस 1 kg आलू का है उतना ही वजन इस वाले वेट का भी है। मतलब ये लोहा या जो आपका बाट वहां पर रखा है, इस बाट का जितना वजन है उतना ही वजन इस आलू का है। या यहां पर जो भी चीनी रखा होता, गुड़ रखा होता, या जो भी चीज आपने रखी होती, तो ये 1 kg आलू का 1 kg बाट का जो वजन है वो किसके बराबर है, 1 kg आलू के बराबर है। तो यहां पर आपने चीजों को इक्वलाइज कैसे किया है, चीजों को इक्वलाइज किया है बाय मास। इसको बोलते हैं बाय मास इक्विवेलेंस। बहुत सिंपल है, आप डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं। दूसरा, एक और एग्जांपल दे दूं, आप इक्विवेलेंस जो दूसरे तरीके का इक्विवेलेंस आप यूज करते हैं वो दूसरा इक्विवेलेंस होता है बाय वैल्यू इक्विवेलेंस। क्या होता है, बाय वैल्यू। अब देखो, बाय वैल्यू आप चीजों को कैसे इक्वलाइज करते हैं, वो सेम एग्जांपल ले लेते हैं। दुकान में आप गए, आपने मान लीजिए दुकानदार को 1000 रुपीज का नोट दिया। क्या दिया आपने, दुकानदार को, शॉपकीपर को 1000 रुपीज का नोट दिया। और वो शॉपकीपर, जब आप 1000 रुपीज का नोट देते हो, शॉपकीपर क्या करता है, आपको 1000 रुपीज का कोई आर्टिकल देता है ना। मान लीजिए कोई आर्टिकल दिया उसने जिसका वैल्यू 1000 रुपीज है, तो
तो यहां पर भी तो आपने दो चीजों को बराबर रखा है या दो चीजों को इक्वलाइज किया है, बट यहां पर दो चीजों को कैसे इक्वलाइज कर रहे हो? अब वैल्यू के हिसाब से, मतलब इस आर्टिकल की वैल्यू कितनी है? 1000 रुपीज, या 1000 रुपीज में ये वाला आर्टिकल मिल जा रहा है आपको। कहने का मतलब जितनी वैल्यू इस 1000 रुपीज की है उतनी ही इस आर्टिकल की है। तो यहां पर आपने चीजों को इक्वलाइज किया है बाय वैल्यू वाइज। यहां पर जो इक्वेशन आप कर रहे थे या चीजों को इक्वलाइज जो आप कर रहे थे, यहां पर आप मास के हिसाब से कर रहे हैं, यहां पर आप वैल्यू के हिसाब से कर रहे हैं। ये दोनों टाइप के इक्विवेलेंस आपने डेली लाइफ में बहुत बारी पढ़े हुए हैं या बहुत बारी आपने फेस किया है इनको प्रैक्टिकल में। अब जो इक्विवेलेंस हमें यूज करना है, अब केमिस्ट्री में तो यार इन चीजों से हमें मतलब नहीं है, बाय मास इक्विवेलेंस या बाय वैल्यू इक्विवेलेंस केमिस्ट्री में नहीं लगेगा, इक्विवेलेंस लगेगा बट ये वाले नहीं लगेंगे। तो अब केमिस्ट्री में कैसा इक्विवेलेंस आप यूज करने वाले हैं, यहां जो चीजों को आप इक्वलाइज करने वाले हैं वो बाय केमिकल मींस करने वाले हैं या केमिकल तरीके से आप चीजों को इक्वलाइज करने वाले हैं। जैसे मैं एक रिएक्शन के एग्जांपल से आपको समझा देता हूं। ये बहुत बेसिक सी इक्वेशन थी, बेस और एसिड मिलकर के आपको सॉल्ट और मीडियम प्रोवाइड करते हैं, सॉल्ट और वाटर प्रोवाइड करते हैं। इसी तरीके से एक और इक्वेशन हम कर लेते हैं, जैसे ये वाला बेस है और एसिड आपने मान लीजिए सल्फ्यूरिक एसिड ले रखा है और दोनों को मिलाया आपने और मिला करके आपका K2SO4 बना और साथ में H2O बना। तो भाई यहां पर हमने चीजों को इक्वलाइज तो किया है ना, रिएक्टेंट मिलाने पर प्रोडक्ट मिलता है। जैसे मान लो मैंने 2 मोल KOH मिलाया, 2 मोल KOH में 1 मोल H2SO4 मिलाया तो मुझे 1 मोल K2SO4 और H2O मिला। सॉरी 1 मोल नहीं मिलेगा, 2 मोल, हाँ सॉरी 1 मोल ही मिलेगा। तो 2 मोल देखो यहां पर कैसे इक्वलाइज किया आपने कि भाई इसके 2 मोल इसके 1 मोल के साथ मिलकर के इसका 1 मोल और इसका 1 मोल बनाते हैं। तो आप यहां पर चीजों को इक्वलाइज तो कर रहे हो ना। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को कैसे इक्वलाइज कर रखा है आपने? बाय केमिकल मींस, मतलब इसका 2 और 1 मिला करके इसके 1 और 1 मिल रहे हैं। तो यहां पर ये इस टाइप का इक्विवेलेंस क्या कहलाएगा? इस टाइप का इक्विवेलेंस केमिकल इक्विवेलेंस कहलाएगा। जब चीजों को केमिकल मींस के हिसाब से आप इक्वलाइज करते हो तो इस टाइप के इक्विवेलेंस को केमिकल इक्विवेलेंस कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब चलो ये तो अब नॉर्मल से एक केमिकल इक्विवेलेंस की डेफिनेशन हो गई। हम थोड़ा सा डेफिनेशन को थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज करेंगे और डेफिनेशन हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं, 2 से 3 से 4 5 6 डेफिनेशंस हैं, बट हम कोई एक डेफिनेशन आपको याद कराएंगे। आप नोट भी कर लीजिएंगे इस डेफिनेशन को और याद भी कर लेंगे। फटाफट से लिख देते हैं डेफिनेशन क्या आती है। द पार्ट ऑफ एनी सब्सटेंस, द पार्ट ऑफ any substance which the part of any substance which reacts with what 35.5 gram, which reacts with 35.5 gram of chlorine and 8 gram of oxygen। चलो ग्राम नहीं बोलते हैं, पार्ट बोल देते हैं। 35.5 पार्ट ऑफ क्लोरीन and 8 part of oxygen, and 8 part of oxygen, the part of any substance, किसी substance का वो part which reacts with 35.5 part of chlorine and 8 part of oxygen is called equivalent mass। अच्छा, इस चीज को equivalent mass कहते हैं, कह रहा है वो। ये किसी सब्सटेंस का वो हिस्सा जो 35.5 पार्ट क्लोरीन से रिएक्ट कर जाए, किसी सब्सटेंस का वो हिस्सा जो 35.5 पार्ट क्लोरीन से रिएक्ट कर जाए या 8 पार्ट ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाए, उस हिस्से को आप इक्विवेलेंट मास कहते हैं। समझ रहे हैं? चलो इसको एग्जांपल के तौर पे भी समझ लेते हैं कैसे। इसको नोट कर लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट लीजिए और सेव करिए इसको फटाफट से, मतलब लिखिए इसको। आप चीजों को नोट भी करते रहेंगे, प्रॉपर नोट्स बनने चाहिए ना लिखते वक्त, मतलब चीज़ों को लिखते लिखते ही तो आप याद कर पाएंगे, बाद में देखेंगे उसको। चलिए एग्जाम्पल समझ लेते हैं कैसे। हम कैल्शियम के टर्म, कैल्शियम एक एटम एलिमेंट ले रहा हूं उसके हिसाब से समझाएंगे। कैल्शियम और ऑक्सीजन ये मिला करके कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा, बैलेंस कर लेते हैं। चलिए इसका मास लिखता हूं मैं, 40 होता है कैल्शियम तो 80 ग्राम हो गया और ऑक्सीजन तो 32 ग्राम। इसका मतलब क्या है, इस
स्टोइकियोमेट्री के हिसाब से 30 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन O2 रिएक्ट्स विथ 32 ग्राम ऑफ O2 रिएक्ट्स विथ कितना, रिएक्ट्स विथ 80 ग्राम कैल्शियम। चलिए 1 ग्राम निकाल लेते हैं। 1 ग्राम O2 रिएक्ट्स विथ 1 ग्राम O2 रिएक्ट्स विथ कितना, 80/32 ग्राम कैल्शियम। डेफिनेशन में जब ऑक्सीजन था तो कितने पार्ट से चेक करना था, 8 पार्ट ना, तो बस 8 पार्ट के लिए आप 8 ग्राम कर लीजिए। 8 ग्राम ऑफ O2 रिएक्ट्स विथ, ये कितने से रिएक्ट करेगा भाई, 80/32 मल्टीप्लाई बाई 8, बस कितना आया, कितना आया, 20 ग्राम कैल्शियम। 20 ग्राम कैल्शियम मतलब कैल्शियम का इक्विवेलेंट मास कितना आ रहा है, 20 ग्राम आ रहा है। कहां से निकाला आपने, यहां से निकाला, जब O2 की टर्म में निकाल रहे हो, क्योंकि आपने बोला था किसी सब्सटेंस का वो हिस्सा जो 8 पार्ट ऑक्सीजन से रिएक्ट करे वो इक्विवेलेंट मास होता है। चलिए निकाल दिया कैल्शियम का इक्विवेलेंट मास, कितना आया, 20 ग्राम आया। चलिए क्लोरीन भी बोला था ना, तो इसे इरेज करके मैं क्लोरीन से बता रहा हूं कि आप क्लोरीन से एक और रिएक्शन यूज करेंगे और क्लोरीन से कैल्शियम का मास कितना आएगा, 20 ही आना चाहिए, तभी डेफिनेशन करेक्ट आएगा आपका। कैल्शियम प्लस दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं क्लोरीन, ये कैल्शियम का क्लोराइड बनाएगा, ऑब्वियसली बात है। मास लिख देता हूं, ये 40 ग्राम और ये 35.5 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज 71 ग्राम। तो बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं, 71 ग्राम ऑफ क्लोरीन कितने से रिएक्ट करेगा, रिएक्ट्स विद 71 ग्राम क्लोरीन कितने से रिएक्ट करेगा भाई, रिएक्ट्स विद, फटाफट से बताइए कितना, 40 ग्राम कैल्शियम। देखते रहिए, 40 ग्राम कैल्शियम, 1 ग्राम का निकाल लीजिए। 1 ग्राम क्लोरीन, 1 ग्राम क्लोरीन कितने से रिएक्ट कर रहा है भाई, रिएक्ट्स विद, अरे कितने से, डिवाइड तो करना है, 40/71, फटाफट से कर दीजिए, कितना आएगा, 40/71। आपको चेक करना था कितने पार्ट के लिए, चेक करना था 35.5 पार्ट के लिए, तो बस 35.5 पार्ट क्लोरीन कितने से रिएक्ट करेगा, रिएक्ट्स विथ, निकाल लीजिए कितना आएगा, सिंपल सा है, 40 डिवाइडेड बाई 71 मल्टीप्लाई बाई 35.5, डिवाइड करने पर कितना आएगा, 20 ग्राम कैल्शियम। इसका मतलब यहां से भी देखो 20 ग्राम आ रहा है, इसका मतलब कैल्शियम का इक्विवेलेंट मास कितना है, 20 ग्राम है। तो इस तरीके से हम किसी भी मेटल का, कैल्शियम जैसे मेटल का हमने इक्विवेलेंट मास निकाल लिया। लेकिन एक बार बताइए मुझे, चलो ये तो प्रोसेस थोड़ा सा टिपिकल प्रोसेस हो गया ना, लेकिन अगर आपको हमेशा निकालना हो, मान लो सोडियम का निकालना है या NaCl का निकालना है या KCl में K का निकालना है, क्या हमेशा आप ऐसा करते रहोगे, या हमेशा आपको रिएक्शन दिया होगा क्या, या हमेशा आप रिएक्शन लिख पाओगे, नहीं लिख पाएंगे। इसीलिए या याद करेंगे, कितनी याद कर पाओगे, चलो मैं तो थोड़ी याद कर भी लूंगा, या हमें ज़्यादा याद है, बट बच्चे को ज़्यादा याद नहीं हो पाएंगे। इसीलिए क्या किया है हम, मतलब चीज़ों को थोड़ा सिंप्लीफाइज करने के लिए, या सिंपल तरीके से आप क्या कर पाओ, निकाल पाओ इक्विवेलेंट मास, इसीलिए फॉर्मूलेज बनाए जाते हैं। किसी मेटल के लिए, किसी एसिड के लिए, बेस के लिए, सबके लिए अलग अलग तरीके से इक्विवेलेंट मास निकाला जा सकता है, उसका अलग तरीका है। ठीक है, अब इसको ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, इस वाले टॉपिक को, इस वाले वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अभी आगे इसका जो पार्ट सेकंड आएगा ना, उसमें हम क्या करेंगे, किसी एसिड, बेस, सॉल्ट, सबका इक्विवेलेंट मास निकाल के दिखाएंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। और जाते जाते एक बात कहूँगा, अगर आप इस चैनल में नए हैं और ये चीज़ें अगर आपको समझ में आ रही हैं, तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे जितनी भी फ्यूचर में आपको वीडियोस में आने वाली हैं इस वाले चैनल पे, वो सारी वीडियोस आपको लाइव मिल जाएंगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं।